नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो मुगल सत्ता के चरम उत्कर्ष से शुरू होकर ब्रिटिश राज के हिंसक जन्म तक जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक अजेय और विशाल साम्राज्य धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला होकर पतन की राह पर चल पड़ा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इतना विशाल, इतना एकजुट साम्राज्य इतिहास के पन्नों में लुप्त कैसे हो गया। सोचिए जरा, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज करने वाली वो महाशक्ति अंदर से इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि उसी की जमीन पर एक भयंकर औपनिवेशिक विद्रोह भड़क उठा। बस इसी रहस्य को आज हम सुलझाने वाले हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा रास्ता एकदम साफ रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अकबर के स्वर्ण युग से, फिर देखेंगे वो कारण जो इस पतन की जड़ बने। उसके बाद हम 1857 के विद्रोह की उस चिंगारी और उसके पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, और अंत में देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हुई। तो शुरुआत करने के लिए जरा इस समय रेखा पर नजर डालते हैं। 1556 में अकबर के गद्दी पर बैठने से लेकर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु और फिर 1857 में उस महान विद्रोह के शुरू होने तक, ये लगभग 300 सालों का एक लंबा सफर है। सच कहूं तो ये महज कोई तारीखें नहीं है, बल्कि एक पूरे साम्राज्य के उदय और उसके दर्दनाक अंत के सबसे अहम मील के पत्थर हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, अकबर का स्वर्ण युग और वो नींव जिसने सबको एक सूत्र में बांधा। अगर हम सुलेह कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति को करीब से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात समझ आती है। अकबर ये बात भली भांति जानता था कि इतने बड़े देश को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए उसने एक बड़ा कदम उठाते हुए गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस धार्मिक सहिष्णुता का नतीजा ये हुआ कि मुगलों ने राजपूतों जैसे बेहद शक्तिशाली समूहों का विश्वास जीत लिया, जिससे साम्राज्य को एक ऐसी स्थिरता मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और प्रशासन को संभालने के लिए मुगल प्रशासन की असली रीढ़ थी उनकी मनसबदारी प्रथा। ये सिस्टम पूरी तरह से योग्यता पर टिका था। इसमें अधिकारियों को जात यानी उनका व्यक्तिगत पद और सवार यानी उन्हें कितने घुड़सवार बनाए रखने हैं, इसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। अब मजे की बात यह थी कि इन्हें वेतन, नकद या जागीर के रूप में जरूर मिलता था, लेकिन जमीन की असल मिल्कियत हमेशा शाही ही रहती थी। इस एक शानदार तरीके ने किसी भी नई स्वतंत्र सामंती शक्ति को सिर उठाने से रोक दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। हमारा दूसरा खंड है पतन की जड़ें, या यूं कहें कि वो अंदरूनी खोखलापन जिसने साम्राज्य को दीमक की तरह चाट लिया। जरा इन दो बिल्कुल अलग राजकाज के तरीकों को देखिए। एक तरफ वो नीतियां हैं जिन्होंने इस साम्राज्य की इमारत खड़ी की, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने इसकी नींव ही खोद डाली। औरंगजेब ने उसी जजिया कर को फिर से लागू कर दिया जिसे अकबर ने हटाया था। नतीजा, राजपूत, सिख और मराठा जो कभी सबसे बड़े सहयोगी थे, वो अब कट्टर दुश्मन बन गए। जो मनसबदारी प्रथा कभी इतनी अनुशासित थी, वो अब पूरी तरह से भ्रष्ट और वंशानुगत हो चुकी थी। खजाने का पैसा सीधे जमींदारों की जेब में जा रहा था। सच मानिए, ये पतन का एकदम अचूक फॉर्मूला था। और हालात कितने बुरे हो चुके थे, इसका अंदाजा आप इस ऐतिहासिक वाक़ये से लगा सकते हैं। 1754 से 1759 के बीच शासन करने वाले सम्राट आलमगीर द्वितीय का ये हाल था। सोचिए, जो साम्राज्य कभी अपनी बेशुमार दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, वो अब इतना दिवालिया हो चुका था कि उसके सम्राट के पास नमाज पढ़ने जाने के लिए एक अदद सवारी तक के पैसे नहीं बचे थे। उसे पैदल जाना पड़ता था। खजाना पूरी तरह खाली, खेती बर्बाद और सेना का मनोबल जमीन पर। मुगल सत्ता जो कभी दहाड़ती थी, अब महज एक कंकाल बनकर रह गई थी। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया एक नई ताकत ने। हमारा तीसरा हिस्सा है 1857 के विद्रोह की चिंगारी और वो दबाव का माहौल जिसने इसे जन्म दिया। ये तो हम सब जानते हैं कि 1857 का वो भयानक विद्रोह कोई रातों रात भड़की घटना नहीं थी। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनीतिक तौर पर देखें तो अंग्रेज अपनी हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए बिना वारस वाले राज्यों को लगातार निगलते जा रहे थे। आर्थिक मोर्चे पर भारी भरकम लगान ने बेचारे किसानों और स्थानीय कारीगरों की कमर ही तोड़ दी थी। इसके ऊपर से पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाजों में अंग्रेजों का दखल और सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ होने वाला भेदभाव, इन सब चीजों ने मिलकर समाज के हर वर्ग को एक साथ खड़ा कर दिया था।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश बारूद के ढेर पर बैठा हो, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी भड़क ही गई। चलिए देखते हैं खंड 4, विद्रोह का घटनाक्रम, जब पूरा उपमहाद्वीप सुलग उठा। आखिरकार 10 मई 1857 का वो दिन आ गया। मेरठ में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के विवाद ने वो आग लगा दी जिसका डर था। और अगर आप इन विद्रोह के केंद्रों को देखें तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये सिर्फ सेना की कोई बगावत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था। मेरठ से बगावत करके सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे और बूढ़े बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया। उधर कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली, लखनऊ में बेगम हजरत महल सामने आई और झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा खोल दिया। साथ ही तात्या टोपे ने अपने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों की रातों की नींद ही उड़ा दी थी। सच कहूं तो उत्तर और मध्य भारत में ये एक ऐसी बेकाबू आग थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। लेकिन हर आग को कभी न कभी शांत होना ही पड़ता है। हमारे आखिरी खंड में बात करते हैं एक नए युग की शुरुआत और इस विद्रोह के अंतिम परिणामों की। विद्रोहियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनकी वीरता की कोई मिसाल नहीं थी। लेकिन एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व की कमी और अंग्रेजों की बेहतरीन सैन्य रणनीति के आगे इस विद्रोह को आखिरकार बेरहमी से कुचल दिया गया। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हार ने एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत की। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चली गई। बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया, जिसके साथ ही सदियों पुराने मुगल वंश का हमेशा के लिए औपचारिक अंत हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी जीत ये रही कि इस साझा संघर्ष ने, भले ही वो नाकाम रहा हो, भारतीयों के दिलों में एक नई राष्ट्रीय चेतना और भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के बीज हमेशा के लिए बो दिए। तो अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। सोचिए जरा, कैसे एक विफल विद्रोह आधुनिक राष्ट्र निर्माण और अंतिम स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि कभी-कभी लंबी रेस में हार ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के इन पन्नों को ऐसे ही पलटते रहिए और गहराई से सीखते रहिए।